बेटे बहू अपने बीमार पिता को छोड़कर बाहर घूमने चले गए। उन्हें अपने माँ बाप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, जबकि उनके पिता चलने की हालत में नहीं थे। वह अपने घर को ताला बाहर से डालकर चले गए ताकि वह किसी से मदद नहीं ले सके। साधना जी जब किसी से मदद नहीं पाती हैं तो अपनी बेटी को फ़ोन करती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। अनुष्का को सारी बात बताती हैं, जिससे अनुष्का को बहुत गुस्सा आता है। उस समय रात के लगभग 1 बजे थे। विराट और अनुष्का अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। सोने से पहले अनुष्का ने कई बार अपने भाई भाभी और पापा के फ़ोन पर फ़ोन लगाया, पर किसी से भी बात नहीं हुई। आज उसका मन काफ़ी उदास हो रहा था, इसलिए वह अपने मम्मी पापा से बात करना चाहती थी। पर जब बात नहीं हुई तो उसकी चिंता बढ़ गई। वह सुबह उनसे मिलने का मन बनाकर अपने दिल को तसल्ली देती है। अभी उसके आँख लगी कुछ ही पल हुए थे कि अनुष्का को फ़ोन बज उठा। वह कच्ची नींद में थी, इसलिए फ़ोन बजते ही उसकी नींद खुल जाती है। फ़ोन के स्क्रीन पर पापा का नाम शो हो रहा था। यह देखकर वह घबरा जाती है कि इतनी रात गए पापा क्यों फ़ोन कर रहे हैं। वह बिना देरी किए फ़ोन उठाती है। उसके हेलो बोलने से पहले ही उधर से कांपती हुई आवाज़ आई, बेटा तेरे पापा को कुछ हो गया है, वह उठ नहीं रहे हैं। तेरे भाई भाभी भी यहाँ नहीं हैं, तू जल्दी आजा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। साधना जी रोते हुए कहती हैं। अपनी माँ की बात सुनकर अनुष्का भी घबरा जाती है। वह घबराते हुए बोली, मम्मी क्या हुआ पापा को? हेलो मम्मी, मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? पर शायद उधर से तब तक फ़ोन कट चुका था। अनुष्का ने हड़बड़ा कर विराट को जगाया और रोते हुए सारी बात बताई। विराट ने तुरंत गाड़ी निकाली और जल्दी से अनुष्का को उसके घर लेकर पहुंचा, पर घर पर ताला लगा हुआ था। यह देखकर अनुष्का की घबराहट और बढ़ गई। अब इतनी रात में किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, तो विराट ने दरवाजे का ताला तोड़ा और किसी तरह घर के अंदर गए। अनुष्का जैसे ही घबराते हुए अंदर आई, उसकी माँ उन्हें हॉल में ही मिल गई, जो बाहर ही आ रही थी। साधना जी उन दोनों को देखकर रोते हुए कहती है, जल्दी चलो देखो ना तुम्हारे पापा को। तीनों दौड़ते हुए कमरे में आते हैं। विराट उनके करीब जाकर उनकी सांसें चेक करता है, पर तब तक देर हो चुकी थी। विराट निराशा भरी नजरों से उन दोनों को देखता है तो अनुष्का अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं विराट, हम पापा को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, वह एकदम ठीक होंगे। विराट अनुष्का के करीब आकर उसे समझाते हुए कहता है, अनुष्का बहुत देर हो चुकी है, पापा अब हमारे बीच नहीं हैं। साधना जी और अनुष्का को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राम गोविंद जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह दोनों उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। अनुष्का के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे पछतावा भी हो रहा था कि वह जल्दी ही उनके पास आ जाती तो शायद आज ये उनके साथ ना होता। विराट नम आंखों से रूम से बाहर आता है और अपने दोनों सालों को फ़ोन करता है। योगेश फ़ोन नहीं उठाता। वह नरेश को फ़ोन करता है और उसे खबर करता है। सुबह तक वह भी आ जाता है। घर पर सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो चुके थे। सुबह को बेटे बहू योगेश और गौरी अपने बेटे के साथ घर खुशी खुशी लौटे, पर घर का ताला खुला और इतनी सारी गाड़ियां देख वह हैरान हो गए। वह भागते हुए अंदर आए। सामने उसके पिता की अर्थी थी और सभी रिश्तेदार उनकी तरफ ही देख रहे थे। इन दोनों को काफ़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि अपने ही पिता की मृत्यु के समय वह सबसे अंत में आ रहे थे। साथ ही दोनों काफ़ी सजे हुए थे, इसलिए वह दोनों अपना ड्रामा शुरू कर देते हैं। दोनों जोर जोर से रोते हुए कहने लगते हैं, अरे पापा को अचानक क्या हो गया? कल तो कितने अच्छे थे, उन्होंने ही तो हमें भेजा था कि हम थोड़ा बच्चों को घुमा लाएं। योगेश रोते हुए
कहता है, अरे मैंने तो मना भी किया था पर पापा जी नहीं माने और ज़बरदस्ती हमें भेज दिया। काश हम लोग जाते ही नहीं। गौरी भी अपना ड्रामा करते हुए कहती है। दोनों जोर जोर से रो रहे थे। आसपास के लोग उन दोनों को सांत्वना दे रहे थे। गौरी तो रोते रोते बेहोश तक हो गई। साधना जी उन दोनों को हीन भावना से देख रही थी। वह जानती थी कि वह दोनों नाटक कर रहे हैं। धीरे धीरे करके सारे क्रियाकर्म हो गए। योगेश को अपने किए पर थोड़ा पछतावा था। उसकी आंखों के सामने एक एक करके सारे पल आने लगे थे। सुनो जी, इस बार अम्मा बाबूजी आए ठीक है, पर अगले साल बाबूजी रिटायर हो जाएंगे। फिर यह ना कहना कि वह हमारे साथ आकर रहेंगे। मैं अपने बच्चों और आपका देख लेती हूँ, यही बहुत है। मुझे फालतू का बोझ और काम नहीं चाहिए। ऐसे भी आपकी अम्मा तो कुछ काम करती हैं नहीं, बस बैठी बैठी खाएंगी। अरे अच्छे भले हाथ पैर चलते हैं, मेरी थोड़ी मदद ही करवा दें। अपने मन से तो एक काम नहीं करती। कल बस मैं इतना बोली कि अम्मा जी मैं रसोई में काम कर रही हूँ, आप झाड़ू लगा दीजिए, तो बस झाड़ू लगाकर बैठ गई। यह नहीं हुआ कि झाड़ू के बाद पोछा भी कर दें, और कुछ कहती हूँ तो पिताजी उनकी रखवाली में तनकर खड़े हो जाते हैं और मुझे सुनाते हैं कि इस उम्र में अपनी सास से काम करवाओगी। अरे इस उम्र में 4 रोटी खा सकती हैं तो क्या कुछ काम नहीं कर सकती? मैं भी तो अकेली हूँ, उनका काम अलग बढ़ा है। गौरी अपने पति योगेश से कहती हैं। योगेश बोला, अरे जरा धीरे बोलो, तुम जानती तो हो कि पापा जी रिटायर होने वाले हैं, फिर क्यों पंगे ले रही हो? बूढ़े लोग अक्सर गुस्से में अपना फैसला बदल लेते हैं। अम्मा सीधी हैं, बहला फुसलाकर घर का काम करवाया करो। पापा जी ने जो घर बनवाने का निर्णय लिया है वह हमारे फायदे के लिए है। घर बन जाएगा तो अपने घर पर रहेंगे, फिर घर छोड़कर या किराए के मकान में कौन आएगा? बस थोड़े दिन की बात है, बर्दाश्त कर लो, फिर तो तुम ही उस घर की महारानी बनोगी। आखिर तुम बड़ी बहू हो। योगेश उसे समझाते हुए कहता है। गौरी बोली, मुझे बड़े बड़े सपने मत दिखाओ। मेरे माँ बाप ने भी यही कहा था, पर देख लिया तुम्हारी माँ ने सारे भारी भारी जेवर अपनी बेटी को दे दिए। सेवा मुझसे करवाती है। कह देती हूँ अगर वह घर का काम नहीं करेंगी तो कल का ही टिकट कटवा दो उनका, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। फिर कहते रहना अपने माँ बाप की सेवा। गौरी बड़बड़ाती हुई बाहर चली गई। शाम में गौरी अपनी सास साधना जी से बोली, अम्मा बस भगवान को दिया बत्ती दिखाने से कुछ नहीं होगा, घर के कुछ काम भी कर लिया कीजिए। मैं अकेली कब तक करूं? देखिए दोपहर के बर्तन सिंक में रखे हैं, जरा उन्हें धो दीजिए, तभी तो मैं रात के खाने की तैयारी करूंगी। साधना जी हाँ बहू कहकर उठने ही वाली होती हैं कि राम गोविंद जी जो वहीं बैठे थे वह कहते हैं, बेटी क्वार्टर में रहते थे तब तो तुम्हारी सास को बस 2 थाली कटोरी ही धोनी पड़ती थी, और यहाँ तो और फिर साधना जी के घुटनों में दर्द भी रहता है। तुम कहो तो मैं कर देता हूँ। मुझे भी पहले सिर्फ 3 लोगों का ही काम होता था, पर अब काम बढ़ गया है, घर में 5 लोग हैं। मैंने कभी कुछ कहा बर्तन धोने को? क्या कह दिया? इन पर पहाड़ टूट पड़ा। सुबह शाम टहलने जाती हैं तब तो दर्द नहीं होता। अरे मोनू को जल्दी भूख लग जाती है, जल्दी खाना बनाने के लिए जरा से बर्तन धो दूंगी तो पैर टूट जाएंगे इनके। मेरी थोड़ी मदद हो जाए, यह थोड़ा ही ना जाता किसी से। मुझे क्या कोई भी बर्तन धोए, बर्तन धुले, खाना तो बनेगा नहीं। भले ही आज इनका पोता खाने के लिए घर सिर पर उठा ले। यह सब गौरी बड़बड़ाते हुए कह रही थी। हालांकि उसकी आवाज़ इतनी थी कि दोनों को आराम से सुनाई दे रहा था कि वह क्या कह रही है।
कुछ देर उन्हें ताने देने के बाद गौरी अपने रूम में चली जाती है। साधना जी राम गोविंद जी को देखकर बोली, आप क्यों बहू से कुछ कहते हैं? उसे मोनू से वैसे ही फुर्सत नहीं मिलती। सही ही तो कह रही है, हम दोनों के आने से उसका काम भी तो बढ़ गया है, और खड़े खड़े धो दूंगी तो क्या ही दिक्कत होगी। आप चिंता मत कीजिए, बस कुछ दिन की बात है, जाइए आप आराम कीजिए। इतना कहकर साधना जी बर्तन धोने लगती हैं। करीब 1 हफ्ते बाद राम गोविंद जी साधना जी से कहते हैं, कुछ दिन के लिए नरेश छोटे बेटे के पास हो आते हैं, वहाँ दिवाली मन जाएगी। ऐसा कहकर उन्होंने झट से फ़ोन छोटे बेटे को लगा दिया। उन्होंने उसे अपने आने की इच्छा जताई। रिंकी बोली, पापा जी माफ़ कीजिएगा, अभी तो आप नहीं आ सकते, क्योंकि मैं अपनी माँ के घर आई हुई हूँ, और वहाँ अगर आप आएंगे तो आपका बेटा अकेले सारा काम करेगा, उन्हें तो दिक्कत हो जाएगी। बेहतर है आप भैया भाभी के पास ही रुकिए। वैसे भी कुछ महीने बाद आप रिटायर हो जाएंगे और घर बन जाएगा, तो हम लोग वहाँ ही आपसे मिलने आएंगे। फिर यहाँ आकर क्यों बेकार में अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। इतना कहकर बिना उन्हें कुछ कहने का मौका दिए उसने फ़ोन रख दिया। उन्हें पता चल गया था कि वह झूठ बोल रही है, क्योंकि दिवाली का समय था और उन्होंने अपने बेटे की आवाज़ सुन ली थी। वह साधना जी को वह सब बता देते जो रिंकी ने उन्हें बताया था। वह साधना जी को टेंशन नहीं देना चाहते थे। राम गोविंद जी साधना जी बोले, सब मेरे रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। चलो अच्छा है, देखता हूँ मेरे रिटायरमेंट होने के बाद यह लोग मेरे लिए कितना वक्त निकालते हैं। कुछ समय बाद राम गोविंद जी साधना जी के साथ वापस लौट गए। देखते ही देखते समय बीत गया। राम गोविंद जी के रिटायरमेंट का समय नज़दीक आ गया। राम गोविंद जी ने अपने जीवन की सारी बचत लगाकर घर बनवाया था। सेवानिवृत्त होने के बाद जो पैसे मिले थे वह भी घर में खर्च हो गए। उन्होंने सोचा सपनों के घर में बुढ़ापा चैन से गुजरेगा, मगर वक्त का तगाजा देखिए। जैसे ही वो रिटायर हुए, दोनों बेटे ने अपनी इच्छा अनुसार बड़ा बड़ा कमरा ले लिया और उनके बच्चों को एक एक कमरा दे दिया। एक छोटा सा कमरा राम गोविंद जी और साधना जी के हिस्से में आया। फिर भी वे खुश थे कि चलो बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। कुछ समय बाद बड़े बेटे ने अपना तबादला वहाँ ही करवा लिया, ताकि किराए के घर में रहना ना पड़े। राम गोविंद जी और साधना जी भी खुश थे कि अब पोते और बेटे बहू का साथ हो जाएगा। अब बेटा बहू मुश्किल से उन्हें रोटी के लिए पूछते थे। जो अपने माँ बाप को नहीं पूछते थे, वह अपनी छोटी बहन अनुष्का को क्या ही पूछेंगे। अनुष्का भी अपनी जिम्मेदारियों में उलझी रहती थी। ऑफिस, बच्चे, इन सभी की वजह से उसे भी समय नहीं मिलता। बस माँ पापा जी की खबर लेती रहती थी। देखते ही देखते साधना जी पर अपने लिए राम गोविंद जी के लिए रोटी बनाने की जिम्मेदारी आ गई। यह बात राम गोविंद जी को अंदर ही अंदर खटकने लगी कि उनके बच्चों के पास उनके लिए फुर्सत नहीं है और ना ही मन में जगह है। जब साधना जी कुछ कहती तो बेटा उन्हें 4 बातें सुना देता और समाज के डर से वह चुप रह जाते। अक्सर गौरी के रिश्तेदारों का घर में आना जाना लगा रहता। फिर क्या था, आए दिन गौरी के मायके से लोग आते। कमरों की कमी होने लगती तो एक रोज गौरी राम गोविंद जी से बोली, पापा जी आपने जो पीछे एक नौकरों के लिए कमरा बनवा कर रखा है वह भी तो बहुत बड़ा है। आपका सामान वहाँ रखवा देती हूँ। कौन सा हमारे घर में नौकर रहने आएंगे, वैसे भी पूरा घर तो एक जैसा है।
राम गोविंद जी साधना जी को देखकर बोले, क्या हमारा इतना बुरा समय आ गया है कि मेरे ही घर में मुझे नौकरों के कमरे में रहना पड़ेगा? साधना जी बोली, आप बहू से कुछ मत कहिए, शाम को योगेश से बात करिएगा। शाम में योगेश आया तो राम गोविंद जी बोले, बेटे तुम बहू को समझाओ, हाँ वह हमें नौकरों वाले कमरे में रहने के लिए कह रही हैं। योगेश तुनक कर बोला, हाँ तो गौरी सही तो कह रही हैं, यहाँ घर में आपने इतना चिकना फर्श बनवा दिया है कि डर लगता है कहीं आप फिसलकर गिर न जाएं और कहीं हड्डी टूट गई तो बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा। मैंने ही उससे कहा था। एक बात कहूँ, बेवजह गौरी से उलझा मत कीजिए। माँ ने तो इतने दिन आपकी बात मानी, पर जरूरी नहीं कि बहू भी माने, इसलिए जो वह कहे चुपचाप मान लिया कीजिए। बेटे का जवाब सुनकर राम गोविंद जी हैरान रह गए। सोचने लगे, अपनी मेहनत की कमाई से बने घर में रह रहा हूँ, फिर भी इतनी उपेक्षा। वे अंदर तक बिलबिला उठे। बेटा बोलता हुआ वहाँ से चला गया। बेटे और पोते के साथ रहने के मोह ने उन्हें रोक लिया, वरना वे कुछ कड़वा कहने वाले थे। वह कुछ कहते उससे पहले ही साधना जी ने उन्हें रोक दिया। राम गोविंद जी बोले, घर की एक एक ईंट लगवाते समय मैंने कितने सपने देखे थे, वह आज एक एक करके टूट रहे हैं। नरेश को देखो, कहता था घर बन जाएगा तो आऊँगा, पर बस दिवाली में आता है और अपनी परेशानियों को बताकर कुछ न कुछ थोड़े बहुत बचे हुए पैसे भी ले जाता है और फिर लौटकर नहीं आता। साधना जी बोली, अभी इनकी उम्र ही क्या हुई है, धीरे धीरे समझ जाएंगे। राम गोविंद जी हल्का सा टेढ़ा मुस्कुरा कर बोले, साधना तुम्हारे बच्चे अब बच्चे नहीं हैं, बच्चों के बाप बन चुके हैं। गुस्सा मत करो जी, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। साधना जी उन्हें शांत कराते हुए कहती हैं। एक दिन बाद राम गोविंद जी हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी योगेश आता है और उसके सामने खड़ा होकर उन्हें घूरने लगता है। राम गोविंद जी को लगता है कि योगेश अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगेगा। आपसे कमरा खाली करने को कहा था ना, चलिए आज मैं सामान रखवा देता हूँ आपका। योगेश अपने गुस्से को काबू करते हुए कहता है। राम गोविंद जी कहते हैं, तुमने फिर वही बात शुरू कर दी, इतना समझाने का भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ। देखो, मैं अपना कमरा खाली करके नौकरों के कमरे में नहीं रहूंगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। योगेश अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, देखिए मैं आपसे प्यार से कह रहा हूँ, आप अपना सामान उस कमरे में रख लीजिए। योगेश लगभग ऑर्डर देते हुए कहता है, यह घर मेरा है और तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे कहाँ रहना है और कहाँ नहीं। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम्हारी पत्नी के रिश्तेदारों को वहाँ ठहरा दिया करो। राम गोविंद जी ने भी ठान लिया था कि अब वह उनके दबाव में नहीं रहेंगे। योगेश गुस्से से तिलमिला उठा। उसने गुस्से में राम गोविंद जी की कुर्सी को इतना जोर से धक्का मारा वो जमीन पर गिर पड़े। गिरने की आवाज़ सुनकर साधना जी दौड़ते हुए बाहर आई। योगेश गुस्से से उन्हें उंगली दिखाते हुए बोला, बुढ़े मैं सोच रहा था प्यार से समझाऊं तो तुम समझ जाओगे, पर नहीं, तुम तो लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। अच्छा होता समय रहते ही तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता, तो कम से कम घर का रोब तो ना झाड़ते। यह घर क्या अपने सीने से बांधकर शमशान तक ले जाओगे? अरे दिन ही कितने बचे हैं तुम्हारे पास, जैसे कहता हूँ वैसे रहो, वरना इस घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। साधना जी अपने खुद के बेटे का यह रूप देखकर गुस्से से भर उठी थी। वह कुछ कहने ही वाली होती हैं कि योगेश उन्हें आंखें दिखाते हुए
कहता है, अगर अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहती हो तो अपने बूढ़े पति को समझा लो, वरना हाथ पैर तोड़कर किसी चौराहे पर भीख मांगने के लिए छोड़ आऊंगी। फिर न कहना कि बेटे ने कहा नहीं। योगेश की उल्टी सीधी इस तरह की बातें सुनकर राम गोविंद जी और साधना जी स्तब्ध थे। साधना जी ने राम गोविंद जी को सहारा दिया और दूसरी कुर्सी पर बिठाया। अपनी बातें कहकर योगेश वहां से निकल गया। राम गोविंद जी ने साधना की तरफ देखा तो साधना जी ने कहा, चलो जी कुछ दिन वहां रहकर देख लेते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर इस कमरे में आ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। साधना जी अपना दुख छुपाते हुए कहती है, दोनों मजबूर थे। आज राम गोविंद जी को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वह अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आज तो उनसे किसी ने खाने के लिए भी नहीं पूछा, ना कुछ खाने को दिया। साधना जी महसूस कर रही थी कि राम गोविंद जी की तबीयत आज खराब है। वह दौड़ती हुई बेटे बहू के कमरे के बाहर आती हैं। किस्मत से दरवाज़ा खुला था, शायद तीनों कहीं जा रहे थे। साधना जी दरवाजे पर खड़े होकर कहती हैं, बेटा तेरे पापा की तबीयत सही नहीं है, आज तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। सब ड्रामा है, कुछ नहीं हुआ है उन्हें, और एक दिन खाना नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। यह ब्रेड है, खिला दो। बहू रूम में रखी 2 दिन की पुरानी ब्रेड देती है। आज रसोई को भी लॉक कर रखा था, इसलिए साधना जी कुछ बना भी नहीं सकती थी। वह उनके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देती हैं। ब्रेड में से बदबू आ रही थी जो सड़ चुकी थी। साधना जी को अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। वह सोच रही थी कि ऐसे बेटे से अच्छा तो उनका कोई नहीं होता, वही अच्छा था। वह थके कदमों से वापस कमरे में आती हैं तो राम गोविंद जी उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। बेटा बहू बाहर चले जाते हैं और घर लॉक करके जाते हैं। साधना जी उनसे काफ़ी मिन्नतें करती हैं कि एक बार डॉक्टर को बुला दें, पर वे दोनों उनकी एक नहीं सुनते। राम गोविंद जी की हालत खराब हो रही थी, उनका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। साधना जी फ़ोन निकालकर अनुष्का को फ़ोन मिलाती हैं, पर फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह आसपास चार्जर ढूंढती हैं पर उन्हें नहीं मिलता। वह बाहर ढूंढती हैं पर हर कमरे में ताला लगा हुआ था। वह बाहर से किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती थी क्योंकि बाहर से डोर लॉक था। तभी उन्हें कुछ याद आता है कि हो सकता है चार्जर उनके पहले वाले कमरे में हो। वह भागते हुए वहां आती हैं। किस्मत से वहां गेट के बजाय लोहे का ताला लगा हुआ था। वह भागकर एक लोहे की रॉड लाती हैं और ताले को तोड़ने लगती हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद वह ताला खुलता है। वह जल्दी से अंदर आती हैं और चार्जर ढूंढती हैं। उन्हें चार्जर मिल जाता है। तभी उन्हें राम गोविंद जी की आवाज़ आती है। उनकी आवाज़ सुनकर वह भागते हुए अंदर आती हैं। राम गोविंद जी बेड पर निढाल पड़े थे। उन्हें देखकर वह घबरा जाती हैं। वह उन्हें उठाने की कोशिश करती हैं पर वह नहीं उठते। वह हड़बड़ी से मोबाइल चार्ज लगाती हैं और हड़बड़ी में अपने बेटे को फ़ोन करती हैं पर बेटा फ़ोन नहीं उठाता। वह झुंझलाकर अनुष्का को फ़ोन करती हैं और रोते हुए सारी बात बताती हैं। अनुष्का फौरन वहां आने के लिए निकल जाती हैं। साधना जी राम गोविंद जी को उठाने की काफ़ी कोशिश कर रही थी। वह उनके चेहरे पर कभी पानी मारती, कभी हाथ पांव मलती, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी कि वह बाहर आकर देखती हैं कि कोई दरवाज़ा या खिड़की खुली हो, पर सब लॉक था। आज वह अपने आप को काफ़ी बेबस महसूस कर रही थी।
उन्होंने सारी कोशिशें कर ली पर कुछ भी नहीं हुआ था। वह वापस राम गोविंद जी के पास जाती हैं और उनसे उठने को कहती हैं। तभी उन्हें गाड़ी की आवाज़ आती है तो वह भागती हुई बाहर आती हैं। अनुष्का और विराट ताला तोड़कर अंदर आते हैं। राम गोविंद जी की मृत्यु को 14 दिन हो चुके थे। अब नरेश अपने घर लौट गया। अनुष्का भी अब जाने वाली थी पर वह साधना जी को अपने साथ ले जाने की जिद कर रही थी। वह नहीं जाना चाहती थी पर उसके पापा के साथ हुआ वह उसकी माँ के साथ भी हो। साधना जी ने सब कुछ अनुष्का को बता दिया था। अनुष्का और विराट तो पहले ही चाहते थे कि वह उनके पास आकर रहे पर समाज के डर से दोनों कभी नहीं माने। योगेश और गौरी तो चाहते थे कि वह उनके साथ चली जाएं। अब पिताजी मरने के बाद घर उनका ही था तो वह चाहते थे कि वह पूरा घर अकेले हड़प ले। साधना जी कहती हैं, ठीक है अनुष्का, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अनुष्का और विराट खुश थे। साधना जी अपना सामान लेती हैं और अनुष्का के साथ चली जाती हैं। योगेश और गौरी तो काफ़ी खुश थे कि अब घर उनका है। छोटे भाई को बहला फुसला कर वह घर अपने नाम करवा लेंगे। वह यह सब सोच रहे थे। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं पर अब योगेश का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया था, इसीलिए वह इस घर को बेचने का मन बना लिया था। उसे पता था कि सारे कागज़ वकील के पास होंगे, इसीलिए वह वकील के पास जाकर बात करता है। उसे पता था कागजातों के लिए सबका होना ज़रूरी है, इसलिए उसने सबको बहला फुसलाकर घर बुला लिया था। साथ ही वकील को भी पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया था ताकि वह उन सभी के कागजातों पर साइन लेने में उसकी मदद कर सके। पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो चुका था। वकील आता है और कागज़ निकालता है। योगेश तो आज काफ़ी खुश था। अनुष्का और विराट काफ़ी शांत थे। वही नरेश तो यह सोच रहा था कि घर बेचकर अपने हिस्से के पैसे लेकर यहाँ से जल्दी कब जाएं। वकील कहते हैं, आपके पिताजी ने मरने से 1 हफ्ते पहले ही पुरानी वसीयत के बदले एक नई वसीयत बनाई थी जो यह है। यह सुनकर योगेश, नरेश और उसकी बीवियों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह वसीयत खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे बैंक खाते में जो एफडी और पैसे हैं वह सब अनुष्का और विराट के हिस्से में होंगे और आज से साधना की देखभाल भी वह दोनों ही करेंगे। मेरा इतना बड़ा मकान और साथ ही इसके पीछे वाली ज़मीन साधना वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम की इमारत के लिए है और उसकी देखभाल का जिम्मा मैं अनुष्का और विराट और साधना को देता हूँ, क्योंकि जिन बेटों को माँ बाप के लिए फुर्सत नहीं वह दायित्व कैसे निभाएंगे, तो मैं उन्हें इस दायित्व जिम्मेदारी से भी मुक्त कर रहा हूँ। यह घर के पीछे वाली ज़मीन भी मैंने घर की ज़मीन के साथ ही खरीदी थी। सोचा था कि वक्त आने पर उसमें भी घर बनाकर दोनों बेटों के लिए एक एक घर होगा, पर बेटों ने अपना असली रंग दिखा दिया, इसलिए अब इन सबसे वह दोनों मुक्त हैं। विराट हक्का बक्का रह गया। अनुष्का सोच रही थी कि बाबूजी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर छोड़ गए। गौरी गुस्से में बोली, अच्छा तो उन्हें नौकरों के कमरे में शिफ्ट क्या कर दिया, उसका बदला उन्होंने मरते मरते निकाला। अरे अगर पता होता कि वह ऐसा कुछ करेंगे तो 2-3 साल के लिए ही सही पर इस घर में रहने कभी नहीं आती। छोटी बहू बोली, अरे जेठानी जी, आपने तो उनके साथ जो किया सो किया, पर मैंने क्या किया, मेरे साथ भी उन्होंने न्याय नहीं किया। अनुष्का बोली, आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? जब आपको अपना फर्ज निभाना था तब तो किसी ने नहीं निभाया। एक अपमान के साथ मेरे माँ बाप को 2 रोटी दी और दूसरे ने हर वक्त कुछ न कुछ बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ लिया और आज उनके
फैसलों पर आप लोग उंगली उठा रहे हैं। अच्छा किया पापा जी ने जो जाते जाते सही फैसला करके गए, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों भाई अनुष्का और विराट को कहने लगे, जरूर यह सब तुम लोगों का किया धरा है। कुछ दिनों पहले अनुष्का ही उनसे मिलने आई थी, जरूर उसी ने कुछ सिखाया होगा। विराट बोला, हमें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं थी। पापा जी खुद समझदार थे, उन्हें पता था कि वे आप लोगों के लिए क्या मायने रखते हैं। काश कि आप लोगों ने अपने माँ बाप के लिए थोड़ा वक्त निकाला होता, उन्हें थोड़ी इज्जत दी होती, तो आज आपको यह दिन देखना नहीं पड़ता। आपके भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके अपने माता पिता के साथ जैसा भी बर्ताव किया, आपके बच्चे भी आपके साथ ही वैसा ही करें, क्योंकि आपके बच्चों ने भी देखा है कि आपने अपने माता पिता के साथ क्या किया। चलो अनुष्का, पापा जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे भी निभाना है। अनुष्का ने वकील से कहा, अंकल जी, यह जेवर बेचकर मैं पापा जी के सपनों को पूरा करना चाहती हूँ और यह एफडी पापा जी की अमानत के रूप में मेरे पास रहेगी। जब इस आश्रम को ज़रूरत पड़ेगी उसे भी लगा दूंगी। मैं बेटी ही सही पर हर साल अपने पापा जी का श्राद्ध इसी आश्रम में करूंगी। माँ, आप पापा के फैसले से सहमत हैं ना? वह साधना जी से पूछती है। हाँ बेटा, उन्होंने एकदम सही फैसला लिया। वैसे इन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वह उन सभी को देखते हुए कहती है। गौरी तिलमिलाकर बोली, वाह बुढ़िया, जब हमारे पास थी तब तो रिश्ता था, और अब जब सब माल बेटी को दे दिया तो हमसे रिश्ता नहीं है। यह घर हमारा है और हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। योगेश वकील को देख रहा था, लेकिन वकील को देखने से क्या होता, जब राम गोविंद जी ने जो वसीयत लिखकर गए थे उसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि यह उनके मरने से पहले की वसीयत थी। अब बेटे और बहू को इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि बाजी उनके हाथ से निकल चुकी थी। अब वह सोच रहे थे, काश कि उन्होंने अपने माँ और बाप के साथ ऐसा ना किया होता तो उन्हें यह कदम ना उठाना पड़ता और आज यह सब कुछ उनका होता। तो दोस्तों, राम गोविंद जी ने अपने बेटे और बहुओं के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।